Hello friends, today I am going to teach you the reservation and equality through Article 15 and Article 16. तो आज हम पढ़ेंगे आरक्षण और समानता आर्टिकल 15 और 16 के जरिए से। चलिए शुरू करते हैं। तो रिजर्वेशन एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है या टॉपिक है। तो हम रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पढ़ेंगे और इसमें मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ना कि पॉलिटिक्स है। तो मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ओके। अब रही दूसरी बात, आप रिजर्वेशन के फेवर में हो सकते हो या अगेंस्ट में हो सकते हो, या अगेंस्ट में हो सकते हो, अगेंस्ट में हो सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूं, तो मैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के जरिए से रिजर्वेशन समझाऊंगा। ना मैं फेवर में हूं, ना मैं इसके अगेंस्ट में हूं, ठीक है। मैं केवल जो जुडिशियल ओपिनियंस है उनके माध्यम से और अन्य चीजों के माध्यम से रिजर्वेशन समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रिजर्वेशन व्हाट एंड व्हाई। रिजर्वेशन क्या है और क्यों है। तो रिजर्वेशन मीन्स होता है कोटा। रिजर्वेशन मीन्स होता है कोटा, ओके। और इसको हिंदी में रिजर्वेशन को आरक्षण कहते हैं। आप सीट बुक करते हैं किसी ट्रेन में, टेबल बुक करते हैं किसी रेस्टोरेंट में और रूम बुक करते हैं किसी होटल में, ठीक। लेकिन जो रिजर्वेशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं वो ट्रेन, होटल या रेस्टोरेंट से रिलेटेड नहीं है। ये रिजर्वेशन बात कर रहा है रिजर्व सीट्स की इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो ये है रिजर्वेशन जो कुछ स्पेशल पर्सन्स के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे रिजर्वेशन क्यों दिया गया। तो रिजर्वेशन इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक अफर्मेटिव एक्शन है। तो अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन में स्टेट कुछ करता है, स्टेट do something to uplift the weaker sections of the society. Weaker sections of the society, of the society, of the society। तो ये अफर्मेटिव एक्शन स्टेट करता है फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखते हैं वीकर सेक्शन क्या होता है।
वीकर सेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो वीकर सेक्शंस को हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। तो एक फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, लाइक ब्लाइंड, डीफ, या कुछ पर्सन्स जिनके हाथ या पैर सही से काम नहीं करते हैं, तो ये हो गए फिजिकल डिसेबल्ड, ठीक है। फिर होता है मेंटल डिसेबल्ड, मेंटल डिसेबल्ड, डिसेबल्ड। इसके अलावा होते हैं सोशल एंड एजुकेशनल डिसेबल्ड, एजुकेशनल डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, ठीक है। तो सोशल और एजुकेशनल डिसेबल्ड में कौन लोग आते हैं? सोशल एंड एजुकेशनल डिसेबल्ड में इसमें आते हैं एससीज, एसटीज, ओबीसीज। ये सोशल और एजुकेशनल डिसेबल्ड क्यों हैं ये लोग, हम समझेंगे आगे, ठीक है। और इसके अलावा इकोनॉमिक डिसेबल्ड होते हैं। इकोनॉमिक डिसेबल्ड में वो लोग आते हैं जो गरीबी की वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक डिसेबल्ड का क्राइटेरिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया गया। यहाँ पे सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्डनेस है वो क्राइटेरिया लिया गया है, जो कि एम बालाजी केस में है। हम आगे चल के एम बालाजी केस पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक डिसेबल्ड या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्यों नहीं ली गई है? क्योंकि आप जानते हैं राजा कभी भी रंक बन सकता है और रंक कभी भी राजा बन सकता है, लेकिन सोशल डिसेबलमेंट हो जाता है तो सोशल स्टिग्मा लग जाता है लोगों पे, लोगों को कास्ट के बेसिस पे देखा जाता है, वो भले ही कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं रिजर्वेशन के जो लोग अगेंस्ट हैं उनका क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, और जो फेवर में है उनकी क्या रीजनिंग है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये रिजर्वेशन के जो लोग अगेंस्ट में हैं वो क्या बोलते हैं, और जो लोग फेवर में हैं, जो लोग फेवर में हैं,
जो लोग फेवर में हैं वो क्या बोलते हैं। अगेंस्ट वाले रिजर्वेशन के बोलते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ ही नहीं। फेवर वाले बोलते हैं कि अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो हिस्ट्री में ऐसे इंटेंसेस क्यों मिलते हैं जहां पर कास्ट की वजह से कुछ लोगों को पढ़ने का मौका या सोसाइटी में पहचान नहीं मिलती है। इसके इंटेंसेस हम देख सकते हैं महाभारत में, जहां पर पांडु की पत्नियां माद्री और कुंती जंगल में जा रहे होते हैं, तो माद्री पांडु से कहती हैं कि हिरण का शिकार करो। माद्री और पांडु क्षत्रिय होते हैं, जबकि कुंती यादव होती हैं, तो कुंती मना करती हैं कि आप शिकार पर मत जाइए, हिंसा करना अच्छी बात नहीं है। तो माद्री कहती हैं कि हम क्षत्रिय हैं, आप यादव क्या जानो क्षत्रिय होने का मतलब। तो इस तरह की बात वो कहती हैं। तो इसमें अभी सिस्टम शुरुआती दौर में बहुत फ्लूइड था, मतलब इतना रिजिड नहीं था, ये कास्ट सिस्टम इतना प्रिवेलिंग नहीं था। और महाभारत में ही कर्ण को भी देखा जा सकता है, जहां योग्यता होने पर भी उसे अच्छे धनुर्धरों में शामिल नहीं होने दिया जाता है, क्योंकि वह एक सारथी का पुत्र होता है। तो यहाँ पर ये दो इंस्टेंसेस हो गए। इसके अलावा हिस्ट्री में हम जीवनी देख सकते हैं, ज्योतिबा फूले और बी आर अंबेडकर, मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी में देख सकते हैं। बाबा साहब की जब हम जीवनी देखते हैं तो उससे हमें समझ में आता है कि दलित के साथ किस किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हुए। तो दलित के साथ एजुकेशन नहीं दी गई उनको, मतलब उनको वंचित रखा जाता था एजुकेशन से। इसके अलावा उन्हें वेल्स मतलब कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। बाथिंग घाट्स में नहाने नहीं दिया जाता था, बाथिंग घाट्स में नहाने नहीं दिया जाता था। ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। देखिए, इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे देश का पार्ट है, और अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर मेन स्ट्रीम में सबको लाना है तो ये जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हो इस समाज में, वो चाहे जितना पीछे रह गया हो, हमें उसे मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही बात। फिर आगे जो लोग अगेंस्ट में हैं उन्होंने क्या लॉजिक दिया, उन्होंने कहा चलिए मान लेते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि हम मान लेते हैं, लेकिन
हम क्यों कंपनसेट करें, हम क्यों उसका भुगतान करें? आज के समय जब कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं ही इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 में, तो अब हमारी जनरेशन क्यों ये भुगतान करे, उनका ये कहना था। तो हम समझते हैं सबसे पहले फेवर वालों ने क्या कहा। फेवर वालों ने कहा जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एब्सोल्यूट नहीं है। इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें एक सिंपल सी चीज है, इसमें सिंपल सी चीज है, इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल्स इक्वल टू इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वल। ये कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का दिया। हम दिखाते हैं एक इमेज के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्यों है ऐसा। ये देखिए, ये इक्वालिटी है, समानता है, बराबरी। इक्विटी न्याय संगत बोलते हैं, जस्टिस को न्याय बोलते हैं। इक्वालिटी में क्या है, एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम द सेम सपोर्ट। यहाँ पे सेम सपोर्ट सबको दिया गया है, ये देखिए सेम सपोर्ट तो दिया गया है। तो इसमें जो ये लंबा व्यक्ति है ये तो मैच आसानी से देख सकता है, उसको भी एक ही प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये छोटा व्यक्ति, इसको भी एक ही प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि नहीं देख पा रहा है मैच। और ये बीच में जो व्यक्ति है ये थोड़ा थोड़ा देख पा रहा है। ये हो गई इक्वालिटी, ठीक है। लेकिन इक्विटी में क्या हो रहा है, इक्विटी में इस लंबे व्यक्ति का एक प्लेटफॉर्म या छोटे व्यक्ति के पास रहा, यहाँ दो प्लेटफॉर्म हुए, ठीक है, जिससे वो देख नहीं पा रहा था तो अब वो देख पाएगा मैच। और इसको एक ही प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि वो उससे ही देख पा रहा है, ठीक है। तो एवरीवन गेट्स द सपोर्ट्स दे नीड। जो सपोर्ट चाहिए वो उन्हें मिलेगा, ठीक है। अब जस्टिस क्या होता है, जस्टिस में क्या होता है, जो बैरियर है जिसकी वजह से नहीं देख पा रहे हैं वो ही हटा दिया जाता है, तो वो न्याय होता है। तो मेरा एक स्टेटमेंट है, वी बिलीव इन इक्विटी बट आवर गोल इज टू अचीव जस्टिस, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है न्याय पाना और बिलीव करते हैं इक्विटी में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी का हमारे यहाँ। तो इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसके बाद बोला जाता है कि रिजर्वेशन से एससीज, एसटीज, ओबीसीज को बहुत लाभ मिला या बहुत बेनिफिट हुआ है। अगेंस्ट वाले लोग बोलते हैं, तो फेवर वाले लोग बोलते हैं, जो रिजर्वेशन के फेवर में लोग हैं वो बोलते हैं कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज, वहां पर एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एडिकेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब जिसका जो जनसंख्या है उसी के अनुपात में जो है उसको गवर्नमेंट सर्विसेज में होना चाहिए। तो आज भी आप देख सकते हैं कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा फेवर में है जो लोग रिजर्वेशन के, वो ये भी बोलते हैं एससी एसटी और ओबीसी के लोगों के पास
उतने संसाधन नहीं होते हैं, या फिर उनके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक फॉरवर्ड क्लास या अगले क्लास का व्यक्ति है, तो उसके यहाँ सारे लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, सारे लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, जिससे कि वो डाउट पूछ सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड क्लास में कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, और समाज में एक इज्जत भी होती है। लेकिन एक बैकवर्ड क्लास जिसमें SC/ST OBC आते हैं, तो अगर वो पढ़ते हैं तो वो किससे डाउट पूछें? ना उनको कोई बताने वाला होता है, ना कोई जो है गाइड करने वाला होता है। तो इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर का भी डिफरेंस होता है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, अगर हम बाबा साहब की जगह अपने आप को रख कर देखें, तो हम बिल्कुल फील कर सकते हैं उनका पेन, कि आखिर उन्होंने किस किस तरीके से पढ़ाई की और रिजर्वेशन क्यों दिया गया। बाकी बहुत सारे रीजंस हैं, मैं और बता सकता हूँ, लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस को आज टैकल करने की कोशिश की जिनके ऊपर लोग बात करने से घबराते हैं। और इसके अलावा मैं कहता हूँ, जब एडिकेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए और सोशल स्टिग्मा हट जाए, तो डेफिनेटली रिजर्वेशन हट जाना चाहिए और उसको एक टाइम लिमिट देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। तो चलिए आप समझते हैं आगे। This is about me, advocate by profession, qualified UGC NET in 2019, LLM from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University in 2019, LLB from Delhi University in 2017, BA in Political Science from University of Lucknow, hobbies singing and cinephile. Sources: NCERT is 10%, Lakshmikant 50%, Jayant Pandey 30%, DD Basu 10%. तो मैंने एक ये चार्ट बना दिया है। आर्टिकल 15 और 16 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने एक चार्ट बना दिया। जब भी एग्जाम हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत ही देखकर एग्जाम में जा सकते हैं और बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी आपके दिमाग में। मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। इसमें आर्टिकल 15 में एजुकेशन का रिजर्वेशन मिलता है और इसमें 16 में जॉब्स का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स का। तो ये एक चीज हुई। अब इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही आर्टिकल थे, 15(1), 15(2), 15(3). मतलब ये तीनों इसमें थे। 16 में 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 16(5) ये सारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, पांचों। इसका 15 का 4th और 15 का 5 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, एक फर्स्ट से आया, एक 93rd से आया। तो बिना कोई टाइम लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में सारे क्लॉजेस समझाऊंगा और पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी देखते हैं सारे क्लॉजेस। तो आर्टिकल 15(1) बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम में। ठीक है, मतलब इसका इतना ही है। 16(1) बोल रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी एम्प्लॉयमेंट में अंडर द स्टेट, मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी उसमें जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब कि अवसर की समानता होगी, सबको बराबरी से मिलेगा। ठीक है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 भी 1 का ही समझ लीजिए पार्ट है या एक्सटेंशन है। इसमें भी रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। कहाँ के एक्सेस टू शॉप,
रेस्टोरेंट, होटल, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस, पब्लिक रिजॉर्ट। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फील किया जहां जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो चीजें उन्होंने क्लॉज 2 में 15 के लिख दी। ठीक है, अब देखते हैं 16(2) क्या बोल रहा है। ये रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इसके बेसिस पे कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो स्टेट के अंडर में, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन या इनएलिजिबल नहीं होगा कोई व्यक्ति। तो इसमें जो 7 ग्राउंड है जहां डिसेंट और रेजिडेंस छुड़ गया है, इसमें केवल 5 ग्राउंड हैं। तो ये ध्यान दे लीजिएगा इन दोनों चीजों को। ठीक है, देखते हैं आगे। 15(3) बोल रहा है कि स्टेट कोई भी स्पेशल लॉ बना सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। वुमेन के लिए आप देखिए 33% सीट्स रिजर्व हैं इन द पंचायत, 50% की बात हो रही है। तो ये चीजें हैं। और चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर वगैरह को लेकर। तो ये 15(3) है। 16(3) भी देख लेते हैं इसी के साथ। पार्लियामेंट बाई लॉ में प्रोवाइड रेजिडेंस एज रिक्वायरमेंट। तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, रेजिडेंस को पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को भी एक एलिजिबिलिटी बना सकता है इसी एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां पर ये जरूरी होगा। ठीक है, बस इसमें 15(3) में कुछ नहीं बोल रहा है। अब आगे देख लेते हैं। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकन डोराई राजन। तो इसमें क्या हुआ, तो इस केस में चंपकन डोराई राजन मद्रास में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जब एडमिशन लेने गई तो उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया जबकि सीट्स खाली थी। तो चंपकन डोराई राजन ने कहा जब सीट्स खाली हैं तो मुझे क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो कॉलेज ने कहा कि वो सीटें रिजर्व हैं। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने एक लॉ लाया था जिसके तहत उतनी सीटें रिजर्व थी। तो चंपकन डोराई राजन सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा कि ये चीज तो आर्टिकल 15(1) जहां पे कह रहा है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, उस पे वो जो है लॉ जो है वायलेटिव है आर्टिकल 15 का। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मद्रास से पूछा गया तो उसने आर्टिकल 46 की वजह से ही ऐसा किया। तो उसने आर्टिकल 46 को बताया। देखिए एक बार पढ़ते हैं आर्टिकल 46 में क्या बोला। आर्टिकल 46 में बोला स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो वो 46, तो इस तरीके से 46 डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, और 15(1) फंडामेंटल। तो इसमें हुआ कि डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट, यहां पर क्या लागू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज प्रिवेल, मतलब फंडामेंटल राइट ही हमेशा ऊपर रहेंगे डीपीएसपी के। तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये रहेगा। तो जब पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ने देखा कि ऐसी चीज हुई है तो गवर्नमेंट तुरंत पार्लियामेंट में एक नया अमेंडमेंट ले आई 15(4) और उसके तहत उन्होंने कहा कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर फॉर एससी/एसटी। मतलब 15(4) ओबीसीज के लिए भी हो गया, एससी/एसटी के लिए। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कौन लोग हैं, जो ओबीसीज हैं, और एससी/एसटीज के लिए भी 15(4) मतलब स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है। तो जो स्टेट ऑफ मद्रास और चंपकन डोराई राजन था, इसको जो है इसके जजमेंट को इस आर्टिकल ने नलीफाई कर दिया, क्योंकि अब वो बना सकती है, पहले नहीं बना सकती थी।
ठीक है, तो 16(4) भी देख लेते हैं जल्दी से, जब 15(4) देख ही लिया है। Nothing in this article shall prevent state making any provision for reservation of appointment post in favor of backward classes citizen which in opinion of the state is not adequately represented in the services in the state। मैंने बोला था adequate representation स्टेट में है, तो ये भी यहाँ बोल रहा है कि एडिकेट रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है स्टेट उनके लिए एक प्रोविजन बना सकती है, पोस्ट जो भी पोस्ट में अपॉइंटमेंट लेना हो तो वो किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए ये बना सकती है जिनका एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो 15(4) हमने देख लिया, 15(4) का ही चल रहा है। तो 15(4) में बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस हुआ, जिसमें जो है मैसूर गवर्नमेंट ने 68% सीटें इंजीनियरिंग मेडिकल टेक्निकल कॉलेज रिजर्व फॉर SEBCs SC/STs में जो है कर दी थी, मतलब उनके लिए रिजर्व कर दी थी। तो ये इश्यू हुआ कि इस जो लॉ बनाया है मैसूर गवर्नमेंट ने, इसका एक्सटेंड क्या है, मतलब इसकी लिमिट क्या है। तो कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए। पहला तो बताया कि जो क्लॉज 4 है वो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15 का प्रोवाइजो मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। और दूसरा है बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशनल नॉट आइदर सोशल एंड एजुकेशनल। तो इसमें बोला कि बैकवर्डनेस सोशल और एजुकेशनल दोनों होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें 50% सीलिंग की भी बात कोर्ट ने की, ठीक है। 16(5) भी समझ लेते हैं। 16(5) में कुछ नहीं बोल रहा है। 16(5) में यही बोल रहा है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो ही मस्जिद का मौलवी होगा, अगर कोई हिंदू है तो वो ही मंदिर का पुजारी होगा। अब इसमें आप कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं क्यों नहीं मस्जिद का मौलवी बन सकता हूँ, और आर्टिकल 15(1) में लिखा है कि रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, इसलिए 16(5) को बनाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। तो 15(5) क्यों आया ये समझ लेते हैं। PA ईमानदार केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो भी अनएडेड माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर जो है स्टेट रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट ने इसको नलीफाई करने के लिए 15(5) बनाया, और इसमें इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल प्रोविजन बना सकती है रिलेटेड टू एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन whether added or unaided other than minority educational institution, ठीक है। तो वो बोले कि हाँ प्राइवेट में दे सकते हैं, और वो चाहे एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो, ठीक है। तो इसको अशोक ठाकुर केस में 2008 में हुआ, इसमें जो है चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया। और CGI ने यहाँ बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने कहा रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मेनी टूल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द एसेंस ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर रिजर्वेशन को एसेंस ऑफ इक्वालिटी बता दिया, so that disadvantaged group can be brought to the forefront of civil life। वही बात जो मैं कहता हूँ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सोशल जस्टिस करने के लिए सब चीजें हुई, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोली, ठीक है। तो ये 15(5) भी हो गया। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस काका कलेक्टर जो है कमीशन आया और ये फेल हो गया था, ठीक है, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट इन एनी मेजर वे। लेकिन सेकंड जो बैकवर्ड क्लास था वो मंडल कमीशन आर्टिकल 40 के थ्रू बनाया गया 1979 में, और इन्होंने शायद 80 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किए 3743 कास्ट जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी।
एक्सक्लूडिंग SC/ST बैकवर्ड क्लास इन 52% ऑफ द पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लास कवर कर रही थी उतने टाइम, और इसलिए 27% गवर्नमेंट जॉब्स रिजर्व करने के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, जो कि SC/ST और OBC तीनों का मिला के अमाउंट से 50% होगा। तो SC का है 15%, ST का है 7.5, OBC का है 27, कुल मिला के 49.5% होगा। अब PV नरसिम्हा राव, सॉरी BP सिंह, प्राइम मिनिस्टर BP सिंह ने अगस्त 13, 1990 में 27% सीट रिजर्व कर दी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और इससे बहुत हंगामा हुआ, और एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल की और चैलेंज किया जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम उन्होंने निकाला था, और उस मेमोरेंडम को स्टे कर दिया कोर्ट ने, ये लागू नहीं होगा जब तक दूसरी सरकार आ गई PV नरसिम्हा राव की। तो देखिए उन्होंने क्या किया PV नरसिम्हा राव। तो PV नरसिम्हा राव ने 2 चेंजेस किए मेमोरेंडम में। पहले 20% कोटा दे दिया SEBCs मतलब OBCs को, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्व another 10% वैकेंसीज इकोनॉमिक पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट, जो हायर कास्ट के पुअर सेक्शंस थे उनके लिए 10% भी PV नरसिम्हा। मैडम इंदिरा साहनी ये लॉयर थी, इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, इसको मंडल कमीशन केस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें 27% कोटा को SC/BC के लिए वैलिड बोला, ठीक है। 27% रिजर्वेशन कन्फाइंड टू अपॉइंटमेंट नॉट प्रमोशन, प्रमोशन के लिए नहीं दिया जाएगा, केवल अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, इसलिए देखिए प्रमोशन में OBC को नहीं मिलता है। 16 क्लॉज 4 बोल रहा है रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द अपॉइंटमेंट इन अ ईयर। 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब 49.5% इतने समय था। कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड प्रोवाइडेड शुड नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ 50%। तो 50% के बीच कैरी फॉरवर्ड रूल भी नहीं तोड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड में क्या होता है, अगर मान लीजिए 100 सीट्स हैं, 50 रिजर्व है, उसमें से 10 जो है अनफिल्ड हैं या फुलफिल नहीं हुई हैं, तो वो अगले साल ट्रांसफर हो जाएंगी, तो या फॉरवर्ड हो जाएंगी, और लेकिन वो भी 50% रूल नहीं तोड़ेंगी। ये सिंपल सी इसमें बात कही गई है, ठीक है। और रिजर्वेशन ऑफ 10% पोस्टेड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक पुअर सेक्शन ऑफ हाई कास्टेस कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, मतलब इनवैलिड बोल दिया कोर्ट ने, ठीक है। ये हो गया। तो ये इंदिरा साहनी केस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडिंग केस है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी केस के बाद जस्टिस रामनंदन कमेटी बनाई गई, जिन्होंने क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई किया, और इसमें क्योंकि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया था OBCs में, क्रीमी लेयर नहीं लगेगा। तो उसके बाद कुछ अमेंडमेंट किए गवर्नमेंट ने, तो हम देख लेते हैं। 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 किया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से 16 का 4A आया। ये प्रमोशन का आर्टिकल है, तो इसमें आप 4A पूरा प्रमोशन का लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, रिजर्वेशन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में क्या होता है, इसमें मान लीजिए ये कोई A पर्सन है, ये कोई B पर्सन है, और दोनों ने 2021 में सर्विस ज्वाइन की, लेकिन A वाला जनरल या OBC से है, क्योंकि प्रमोशन वाला OBC से नहीं लगता, अभी बता चुका हूँ। जनरल या OBC का, ये SC या ST का है, ठीक है। तो 10 साल बाद अगर इन लोगों का प्रमोशन होगा, तो इनका जनरल OBC वालों का 2021 माना जाएगा ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, और इनका 2020 माना जाएगा, मतलब ये लोग इनके सीनियर हुए, ओके। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का। और
ये 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में ये अलग से लाया गया था, ठीक है। ये केवल SC/ST में जो है प्रमोशन वाला होता है। ये कैरी फॉरवर्ड रूल का है, मैं अभी कैरी फॉरवर्ड रूल आपको समझा चुका हूँ। 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हुआ, 16(4)B आया, और इसमें OBC को भी मिलता है कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता AIR 2018, तो ये 2018 का केस है। इसमें M नागराज केस जो 2006 में हुआ था, उस पे जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए। M नागराज में कहा गया था अगर प्रमोशन देना है तो क्वांटिफाइबल डाटा लाना चाहिए पता करने के लिए बैकवर्डनेस एंड इनएडिक्वेसी ऑफ क्लास वाइल बीइंग प्रमोटेड। मतलब SC/ST को अगर प्रमोशन देना है तो पहले क्वांटिफाइबल डाटा लाना चाहिए, इससे उनकी बैकवर्डनेस और इनएडिक्वेसी पता चले कि कितनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर लगाना चाहिए जब प्रमोशन हो रहा हो रिजर्वेशन के थ्रू। और इसके अलावा ये भी कहा गया था कि नागराज जजमेंट को 7 जज बेंच को रिकंसीडर करना चाहिए। तो 7 जज बेंच वाला इस केस में कोर्ट ने मना कर दिया। और इसके अलावा कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डाटा के लिए भी मना कर दिया, और क्रीमी लेयर वाले कॉन्सेप्ट को लेके भी इस केस में जो है मना कर दिया। वैसे अभी इस पे रिव्यू पेंडिंग है और अभी भी ये केस चल रहा है, तो ये अभी फाइनल जजमेंट नहीं है। अभी जैसे जैसे कोर्ट आगे बढ़ता जाएगा तो हम बताएंगे क्या अपडेट है, ठीक है। अभी तक ये मानते हैं। अब इसके बाद 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, 16(6) जिसके तहत आया, और 15(6) BC के तहत आया। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन इससे प्रोवाइड किया गया, जबकि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। लेकिन ये पहली बार है, ये अमेंडमेंट एक प्रयास है जिसके तहत ये इकोनॉमिक वर्ड भी पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया है। तो अभी ये इस पे केस हुआ है और पेंडिंग है। जैसे ही वो केस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको उसके जरिए से इसको अपडेट करेंगे, इस स्लाइड्स को, ठीक है। तो ये मैंने इसमें बताया है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज 5, तो क्लॉज 5 बाद क्लॉज 6 आया, तो उसके बारे में यहाँ नीचे ये पढ़ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है क्या क्या है, ठीक है। ये लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजन फॉर द acknowledgement ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ द रीजन अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4 एंड 5। 4 और 5 में SC/STs और उनका OBC के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर उनको छोड़कर जो है ये क्लॉज 15 का 6 जो है उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये इन द आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द क्लॉज 5 क्लॉज 6 आएगा। Nothing in this article shall prevent state making any provision for the reservation of amendment post of favor economically weaker section. Clause mentioned in 4 addition to the existing is subject to maximum 10%. 10% ही रहेगा, ठीक है। और इसके साथ आज का क्लास खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।